मुझे लगा भाई अब इनके चरण धो लिए तो निश्चित रूप से इनका तो उद्धार हो ही जाना है। तो क्या फोटो सेशन था? प्रधानमंत्री जी ने जिनके चरण धो लिए, पूरे देश में जो है उसका वो एक फोटो छप गया कि साहब प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के उस व्यक्ति के चरण धो लिए, अब तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। कि सफाई कर्मचारियों का जो रोज का जो काम है वो परंपरागत रूप से इस काम में लगे हुए उनको मिलना चाहिए। कि खासतौर से स्ट्रीट लाइट का जो है वो पूर्व में जो आप समायोजन करते थे आपके बिजली के बिलों में, उसी तरह से वो शेष को जो आप समायोजन करके इस पे जो नगर पालिकाओं में जो बहुत खर्चा बढ़ रहा है कि गौ माता गौ माता गौ माता, उसकी हकीकत में हालत क्या हो रही है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है आपकी 4-4, 5-5 महीने से उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। अब सौंदर्यकरण के नाम पे आपने जो है अचानक एक स्कीम लॉन्च कर दी कि साहब सड़कें चौड़ी की जाएगी, 50 फीट की जाएगी, 30 फीट की जाएगी, 40 फीट की जाएगी। ये समाधान है? हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत लिमिटेड सा बोलूंगा और विशेष रूप से जो व्यवहारिक कठिनाइयां जो आज नगर पालिकाओं के इनके सामने आ रही है उस पर फोकस करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से और शहरों में जो फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन आती है उसके दबाव की वजह से हमारी स्वायत्त शासी संस्थाओं के जो संसाधन है बहुत सीमित होते जा रहे हैं। नगर पालिकाओं में कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि कमिश्नर की जगह जब इनके पास में कमिश्नर की पद रिक्त होता है तो उसके स्थान पे ये किसी यूडीसी को या किसी लिपिक को उसका चार्ज दे देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा इस मामले में विशेष रूप से आग्रह है आपसे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बजट घोषणा में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का प्रावधान करने की घोषणा की थी 2024-25 में। सीएम के रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिक्र किया था कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का की अवधारणा जो माननीय सभापति महोदय जो की गई थी उसका मात्र उद्देश्य यही था कि आज जब नगर पालिकाओं की नगर परिषदों की जो भी कुछ सारी एक्टिविटीज होती है मान संख्या उनका नोडल ऑफिसर जो है कलेक्टर होता है। कलेक्टर के पास में जाकर के उनको बार बार जो है बैठना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है और कई बार किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने के लिए कलेक्टर को जब समय नहीं होता क्योंकि कलेक्टर के पास में ऑलरेडी इतने काम होते हैं वो समय नहीं दे पाता है और समय जब नहीं दे पाते हैं तो कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स भी काफी डिले होते हैं। और इसी अवधारणा को जो है धरती उतारने के लिए माननीय सीएम साहब ने जो घोषणा की थी 2024-25 में, उसका औचित्य यही था कि जिस तरह से जिला परिषदों में सीओ की पोस्ट होती है वैसे एक नोडल इंचार्ज जो है वो पूरी नगर पालिकाओं का एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उन पे एक नोडल ऑफिसर होगा और वो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, ताकि जो हमारी योजनाएं बनती है उस पे जो है तत्काल जो भी निर्णय हो। और चूंकि उस विभाग का वो आदमी है उन सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा बेहतर रूप से समझता है। आज माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं में केवल ये एक भी संगति हो तब तो फिर भी बात चल जाए। आप समझ रहे हैं कि नगर पालिकाओं में जो कर्मचारी जो है 18/1/89 का एक निर्णय राज्य सरकार ने लिया था कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते संशोधन जो भी कुछ वो होंगे राज्य सरकार के, उसी के अनुरूप जो है स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों को उसमें शामिल किया जाएगा। जो भी उसमें संशोधन होंगे उसमें उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है माननीय सभापति महोदय, सिर्फ पेंशनर्स को भुगतान जो है स्टेट ट्रेजरी से होता है, बाकी स्वायत्त शासी संस्थाओं की जो सैलरी का जो सारा सिस्टम है वो आज भी नगर पालिकाओं के अपने खुद के उसी से होता है। उससे कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि जो कमजोर नगर पालिकाएं जो है उनमें कई बार उनका जो है वो सैलरी का भुगतान ही नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है माननीय सभापति महोदय जब छोटे कर्मचारी खासतौर से जो सफाई कर्मचारी जो है वो पहले से इतने कमजोर है, इतने परेशान है
और उनके सामने जब ये स्थिति खड़ी होती है कि 2 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिली, तब उनके सामने एक अलग विकट समस्या खड़ी हो जाती है। तो मेरा माननीय सभापति महोदय इस मामले में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि आप जो चुंगी पुनर्भरण का जो आप सिस्टम जो दे रहे हैं, ऑलरेडी पेंशन जो आप स्टेट फंड से दे रहे हैं, तो चुंगी पुनर्भरण को जो है नगर पालिकाओं को देने के बजाय, क्योंकि आप वो सारा सैलरी में देने के लिए देते हैं, तो सारा सिस्टम जो है मैकेनाइज करके और स्टेट ट्रेजरी से ही जो है उनका यदि आप सैलरी का देंगे तो एक और तो उनको समय पे पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, नगर पालिका छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनकी समस्या का बड़ा भारी समाधान हो जाएगा माननीय सभापति महोदय, और ये बहुत अत्यावश्यक भी है। सभापति महोदय, स्वायत्त शासित संस्थाओं में जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी एक बड़ी भारी डिमांड थी, खासतौर से जो आरजीएचएस वाली जो स्कीम है उसके माध्यम से कि स्टेट के कर्मचारी जो लाभ लेते हैं उनको पिछली बार आपने उनका जो 30,000 जो था आउटडोर पेशेंट्स के लिए, उसको बढ़ा करके आपने 50 कर दिया था। जब आपने 1/18 को जब आपने ये घोषणा की थी, आपका ये प्रोविजन था कि 18/1/89 को जब ये 7 प्रोविजन कर दिया था कि वो स्टेट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को हम जो है नगर पालिकाओं में फॉलो करेंगे, और आपने जो है यहाँ स्टेट कर्मचारियों की जो आउटडोर पेशेंट्स की जो है जो 30,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया, तो इनका करने में क्या दिक्कत है? इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है माननीय सभापति महोदय तब आती है, खासतौर से जो स्वायत्त शासित संस्थाएं जो है उनमें 80% जो कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारी होते हैं, और सफाई कर्मचारियों की जो हाइजीन की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इतने बीमार रहते हैं, झाड़ू लगाना, पूरी की पूरी डस्ट जो है उनके अंदर चली जाना, टीबी की बीमारियां होना। अधिकतर जो जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। तो जब आप स्टेट के सारी की सारी आपने प्रोविजन कर रखा है ऑलरेडी, तो स्टेट के जो आपके जो पेंशन आपका जो ये है मेडिकल कंसेशन नियम जो है वो इन स्वास्थ्य शासित संस्थाओं में क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जब आप उनको पेंशन जो है वो स्टेट ट्रेजरी से दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं, आपने जो 18/1/89 का जो नियम जो लागू किया था उसको भी आप फॉलो करने के लिए तैयार है, आपने स्वयं में भी नियम बनाए हैं, तो जो मेडिकल कंसेशन जो नियम जो है उसको भी यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो खासतौर से सफाई कर्मचारी जो है उनको सारे परिलाभ मिलेंगे जो आपके राज्य कर्मचारी को मिलते हैं। और ये मानवीय संवेदना का विषय है माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की हालात में आज हमारा सफाई कर्मचारी काम करता है, उसके रिटायरमेंट के बाद में उसकी जो स्थिति होती है उसको वही बखूबी जानता है। ये तो एक समस्या ही है। कोर्ट में खास तब हो जाती है जब नगर पालिकाओं में बड़ी संख्या में आपके सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विगत सरकार ने जो है पद सृजित के 24,700 के करीब जो है पदों का नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन उस वक्त ये उसमें डाल दिया कि आप जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र लाइए। अनुभव प्रमाण पत्र के नाम से माननीय सभापति महोदय जिस तरह की अराजकता फैली, सारी भर्तियां जो है खटाई में पड़ गई। और इसमें भी बड़ी समस्या ये है, हम सब जानते हैं कि सफाई कर्मचारी का जो परंपरागत रूप से जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, उनके अलावा बाकी जो भी जिन भी समाजों के लोग आते हैं रोस्टर के हिसाब से, वो सिर्फ भर्ती होने के लिए आते हैं, सफाई का काम वो नहीं करते। सीवरेज का काम हो, नाले का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, वो सिर्फ वहां करके अपनी एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद में उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, वो काम करते नहीं है। क्या हम सारी इन संवेदनाओं को, इनको सारी चीजों को भूल करके हम इस सदन से कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी? यदि परंपरागत रूप से प्राथमिकता वाला क्लोज यदि आप ये डाल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी यदि आप निकाल देते हैं कि जो भी लॉटरी होगी या जिस तरह का भी मैकेनिज्म आप बनाएंगे उनकी भर्ती करने के लिए, उसमें परंपरागत रूप से इस काम में जो लोग जो लगे हुए हैं उनको किसी अनुभव की जरूरत ही नहीं है। वो तो बचपन से वही काम कर रहे हैं, उसी काम को देख रहे हैं। सभापति महोदय, कई बार तो मन में एक पीड़ा होती है कि किसी दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको घोषित कर दिया, वो क्या सफाई सैनिक, इनके जो है चरण भी धो लिए, तो मुझे लगा भाई अब इनके चरण धो लिए तो निश्चित रूप से इनका तो उद्धार हो ही जाना है। वो क्या फोटो सेशन था? प्रधानमंत्री जी ने जिनके चरण धो लिए
पूरे देश में जो है उसका वो एक फोटो छप गया कि साहब प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के उस व्यक्ति के चरण धो लिए, अब तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। आज आपको पता है माननीय सभापति महोदय, जहां पद रिक्त चल रहे हैं वहां इनको संविदा पे नौकरी देते हैं आप, और संविदा पे इनको क्या मिलता है वो आप अंदाजा लगा लें। पूरी की पूरी सड़क पे उठने वाली डस्ट, नालियों में उतरना, सीवरेज में इनका बिना संसाधनों के सीवरेज में उतरना, उनकी मजबूरी है, भूख लगती है तो खाना खाने के लिए उनको सब तरह के काम करने पड़ते हैं। आज उनको संविदा कर्मचारी के रूप में हम उनको क्या दे रहे हैं? सारा का आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको लेने की जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें भी कटकटा करके माननीय सभापति महोदय उनको 6500-6600 रुपए मिलते हैं। क्यों नहीं हमको ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें, क्यों नहीं हम ऐसा कोई नियम बनाए कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे और इनको रेगुलर बेसिस पे लेंगे। रेगुलर बेसिस पे नहीं लेने, संविदा पे लेने का एक जो बड़ा नुकसान जो है माननीय सभापति महोदय और भी है, जो परमानेंट जो कर्मचारी होगा वो आपके अनुशासन में रहेगा और आपके बताए अनुसार काम करेगा। जो टेम्परेरी है, पहली बात तो उसका आना जाना भी वैसे ही है, आप सारे समझते हो कि भाई किस तरह का जो सारा हालात चल रहे हैं। तो मेरा आपसे बार बार ये आग्रह है, और सदन में बैठे हुए सभी माननीय जो सदस्य हैं वो इस बात से सहमत भी होंगे, सबके मन में इस बात का दर्द भी है, पीड़ा भी है कि सफाई कर्मचारियों का जो रोज का जो काम है वो परंपरागत रूप से इस काम में लगे हुए उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम जो है पार्टी में कोई उधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है। ये संवेदनाएं सबके लिए है, ये समस्याएं सबकी है। एक कॉमन कंसेंसस बना करके सदन में एक प्रस्ताव आना चाहिए माननीय सभापति महोदय कि हम सब सहमत है इस बात के लिए कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए उनको हम जो है ये नौकरी का प्रावधान करेंगे। आज सभापति महोदय, शहरीकरण तो बढ़ गया, अब वो शहरीकरण के साथ साथ जिस तरह से डिमांड जो बढ़ रही है, किसी जमाने में जब मैं बचपन में मैं देखता था तो सीकर शहर में कोई 20-30 कोने होते थे जिनमें लालटेन जलती थी। एक आदमी आता था, तेल डालता और 12-1 बजे के बाद वो चिमनी बंद हो जाती, बात खत्म हो जाती। आज किलोमीटर्स में लाइट की व्यवस्था की हुई है और लाइट का जो खर्चा आ रहा है माननीय सभापति महोदय वो इतना ज्यादा आ रहा है। पहले आपने प्रोविजन किया था कि जो इलेक्ट्रिक सेस में जो पैसा लगता था उसमें आप पुनर्भरण करते थे, उसके बाद आपने वो बंद कर दिया। मेरा आपसे विशेष आग्रह है सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि खासतौर से स्ट्रीट लाइट का जो है वो पूर्व में जो आप समायोजन करते थे आपके बिजली के बिलों में, उसी तरह से वो शेष को जो आप समायोजन करके इस पे जो नगर पालिकाओं में जो बहुत खर्चा बढ़ रहा है, किलोमीटर्स में जो है लाइन चलेगी और उसका समाधान एक ही मात्र बचता है कि उस पैसे को जो है आप यहाँ पे इसमें यदि शेष के माध्यम से और इसमें समायोजित करेंगे तो काफी बड़ा जो है उनको रिलीफ मिल जाएगी। सभापति महोदय, मैं सीकर जो नगर परिषद जो है वो शिक्षा के रूप में आप जानते हैं कि पूरे देश में काफी आगे बढ़ा है और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम थी माननीय मंत्री महोदय, अफोर्डेबल हाउस की। और अफोर्डेबल हाउस में जो है वो आपने बिल्डिंगें बना ली 12-12, 13-13 फ्लोर की। अनहोनी किसी दिन भी होनी की हो सकती है सभापति महोदय। किसी दिन यदि कोई अग्नि का कोई कांड हो जाए तो हमारे पास में जो है वो लेडर मशीन नहीं है, हम कैसे उसकी सुरक्षा कर पाएंगे? इसी भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2025-26 में बजट पेरा संख्या 6 में सीकर में जो है एरो हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म की जो है घोषणा की थी, लेकिन आज भी वो घोषणा ही है। सीकर के सारे हालात को देखते हुए, हाई राइज बिल्डिंग को देखते हुए सभापति महोदय विशेष आग्रह है मेरा आपसे, माननीय मंत्री महोदय, जो व्यवस्था की गई थी उसकी उस वक्त जिस सोच के साथ और जिस चिंतन के साथ में की गई थी कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, तो मेहरबानी करके वो दिलवाइए ताकि इस समस्या का समाधान हो। सभापति महोदय, आज आप समस्या तो बहुत छोटी सी है और जब हम इस पे चिंता करते हैं तो सारा सदन जो है इस तरह से व्यथित हो जाता है कि गौ माता गौ माता गौ माता। उसकी हकीकत में हालत क्या हो रही है? शहरों की समस्या समझिए आप। शहरों में जो भी आपके जो बेसहारा जो पशु है, खासतौर से नंदी, वो शहर में नहीं होते, बाहर से लाए जाते हैं। उनको रात में कभी अंधेरे में, और कोई वो मिनी ट्रक आता है उसमें 20 को छोड़ जाता है, कभी 10 को छोड़ जाता है। और हालत ये है कि हम जो है नंदीशालाओं में उनको डालते रहते हैं, लेकिन फिर उतने उतने बढ़ जाते हैं, फिर डालते रहते हैं, फिर उतने उतने बढ़ जाते हैं। पिछली सरकार में नंदीशालाओं का प्रावधान किया था और माननीय सभापति महोदय, प्रावधान सिर्फ शहरों में नहीं होना चाहिए, प्रावधान ये होना चाहिए ग्रामीण अंचल में भी, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जब ये प्रावधान होगा
तो जितने भी नंदी जो वो शहर में छोड़ के चले जाते हैं वो गांव में रहेंगे। और शहर की जो नंदी शालाएं जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए खासतौर से जो आपका मुख्यमंत्री शहरी रोजगार जो योजना है उसे यदि आप उसमें उसको जोड़ देंगे तो शहरों में जो नंदी शालाओं में जो कर्मचारियों के अभाव की वजह से खासतौर से जो गौशाले संचालित करते हैं वो कर्मचारियों के अभाव की वजह से उनको पूरी तरह संभाल नहीं पाते। यदि विभाग ये व्यवस्था कर दे कि जो शहरी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार जो योजना है उसके माध्यम से उन कर्मचारियों को उन नंदीशालाओं में वो डेली बेसिस पे यदि लगा देता है तो उनका खर्चा बच जाएगा और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं आपसे कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है आपकी 4-4, 5-5 महीने से उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। ये एक अलग बड़ी समस्या है। तो 4-4, 5-5 महीने से उस बहुत कम कीमत वाले उस कर्मचारी की यदि हम जो है सैलरी नहीं उसका भुगतान नहीं करेंगे तो कैसे वो अपना परिवार चलाएगा? तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है माननीय सभापति महोदय। और सभापति महोदय, मैं कुछ विशेष तो आपसे निवेदन करूं कि खासतौर से शहरों में जो ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो भी आपको पता है कि क्या स्थिति है ट्रैफिक जाम की। अब एक नई समस्या और खड़ी होगी माननीय सभापति महोदय, सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ रोड्स को आपने चिन्हित कर दिया और खासतौर से जैसे सीकर की मैं आपसे निवेदन करूं, बसंत बिहारी की स्कीम है, नगर परिषद की स्कीम थी, उसको बने कम से कम जो है 30 साल से ऊपर हो गए। अब सौंदर्यीकरण के नाम पे आपने जो है अचानक एक स्कीम लॉन्च कर दी कि साहब सड़कें चौड़ी की जाएगी, 50 फीट की जाएगी, 30 फीट की जाएगी, 40 फीट की जाएगी। ये समाधान है? माननीय सभापति महोदय, होना तो ये चाहिए कि जो भी आपको लगे कि भाई शहर में यदि आबादी विस्तार हो रहा है तो इसे अभी पूर्व मंत्री धारीवाल जी ने भी कहा था कि वर्टिकल आपको जाना पड़ेगा और शहर से बाहर जाना पड़ेगा। नगर परिषद सीकर ने एक कॉलोनी के लिए और प्रस्ताव भी दिया और कॉलोनी कम से कम अप्रूव भी हो गई थी, लेकिन आज भी पता नहीं किन कारणों से आपको डीएलबी में अटकी हुई है। उसको क्लियर करना चाहिए ताकि शहरों का विकास हो। और खासतौर से इस तरह से जो तोड़फोड़ जो की जा रही है सभापति महोदय, ये बड़ा चिंता का विषय है। विराज, एक मिनट और लूंगा सभापति महोदय। आज आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना में पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा था कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है, ऑक्सीजन के अभाव में किस तरह से लोग मारे मारे फिर रहे थे। मेहरबानी करके जहां भी आपको कोई शिवायचक लैंड मिले या जहां भी शहरों के पास में कोई जमीन हो या फॉरेस्ट की कोई लैंड हो, जयपुर की तर्ज पर वहां पे आप जो है सेंट्रल पार्क का जो है विजन आप डेवलप करिए, क्योंकि जब तक आप ये इस तरह का विजन डेवलप नहीं करेंगे तो शहरों में जो परेशानी बढ़ रही है ये आने वाले वक्त में माननीय सभापति महोदय एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। माननीय पूर्व वक्ता ने कहा कि केवल हमने जो है स्कीम का नाम चेंज किया, अन्नपूर्णा का हमने इंदिरा कर दिया और इन्होंने इंदिरा का वापिस अन्नपूर्णा कर दिया। आपको पता है सभापति महोदय कि वहां खाना कौन खाता है? वहां वो गरीब खाना खाता है जो असहाय है, जिसकी स्थिति नहीं है पैसा खर्च करने की। आपने उसकी जो है संख्या कम कर दी, उसकी संख्या 100 कर दी। यदि 200 आदमी वहां एक टाइम पे अगर यदि खाना खा लेते तो सरकार के खजाने में घाटा पड़ रह गया। तो ये सब बातों की माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं काफी संवेदनशील है। माननीय सभापति महोदय, चीजों पे ध्यान देकर के माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। झलको